बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन 2 है जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एरा के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और उसके अलावा हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एरा के बारे में हम बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल एरा के बारे में बात की थी, यानी कि डार्क एज के बारे में, और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा के बारे में बात की थी, यानी कि मिडिल एज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक एरा जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब आ गई, उसकी जो है इन्वेंशन हुई, उसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक एरा जो है वो स्टार्ट होता है। वहाँ पर हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या था कंप्यूटर्स का? IPO था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इस एरा में जो कंप्यूटर्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो गई और उसके साथ ही उसकी स्पीड भी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। इस एरा में हम कंप्यूटर को डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर रैपिड चेंज हुआ था। इस एरा में रैपिड चेंज हुआ था, बहुत जल्दी चेंजेस आई थी टेक्नोलॉजी में, जिस वजह से हम इस एरा में जो कंप्यूटर्स में जो चेंजेस आई उसको हम जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। और वो कितनी हैं? वो 5 जनरेशन्स हैं। उसको हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन का नाम देते हैं। आगे हम इनको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये यहाँ से जो टॉपिक्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और ये सो ऑन, ये आपने जिस तरह मैंने यहाँ पर स्लाइड में पॉइंट्स पिन पॉइंट किए हैं, इसको हाईलाइट किया है, आप इसी तरीके से आप याद करेंगे, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका ड्यूरेशन क्या है? पीरियड 1940 से 1956 तक इसका पीरियड है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही थी जी? वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉन ट्यूब यूज़ हो रहा था। ये साइज़ में बहुत बड़े थे कंप्यूटर। ये एक बड़े रूम की साइज़ का एक कंप्यूटर होता था। अगर एक बहुत बड़ा रूम हो तो पूरे रूम में की साइज़ का ही वो एक कंप्यूटर होता था। और वहाँ पर कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग हम करते थे वो उसकी लैंग्वेज कौन सी होती थी जी? वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती थी। अब यहाँ पर ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है। अगर वहाँ आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज में 2 डिजिट्स होते हैं जिसको कहते हैं 0 एंड 1। इसका एक और नाम भी है, इसको हम डिस्क्रीट सिग्नल भी कहते हैं या डिस्क्रीट वैल्यूज़ भी कहते हैं। अगर आपको डिस्क्रीट वैल्यूज़ पूछे कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ कितनी है जी? डिस्क्रीट वैल्यूज़ 2 होती हैं, 0 एंड 1। 0 मेंशन करता है या रिप्रेजेंट करता है नो करंट, यानी कि करंट नहीं है, और 1 रिप्रेजेंट करता है करंट इज़ अवेलेबल। क्योंकि कंप्यूटर टोटल एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो उसमें ये 0 और 1 का फंक्शन क्या है, मतलब क्या है? 0 का मतलब है नो करंट, कोई करंट नहीं है। 1 मीन्स देयर इज़ अ करंट। तो ये 2 वैल्यूज़ इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर थे उसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज में की जाती थी। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती मशीन लैंग्वेज ही है, लेकिन आज के दौर में हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। वो फिर कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को जो लैंग्वेज मिलती है वो मशीन लैंग्वेज ही मिलती है। आगे हम जाके इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको से याद करने वाला पॉइंट ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज में की जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज जी। मैग्नेटिक ड्रम यूज़ होते थे। तो बड़े बड़े एक ड्रम होते थे जो मैग्नेटिक के बने होते थे, और वो जो है हमारे प्राइमरी स्टोरेज होती थी। प्राइमरी स्टोरेज मतलब जहाँ पर कंप्यूटर का डाटा जहाँ पर स्टोर होता था वो मैग्नेटिक ड्रम पर होता था, और इनपुट थ्रू होती थी पंच कार्ड के। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि पंच कार्ड एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें होल्स होते हैं। जो होल्स होते हैं वो बताते हैं वंस, ठीक है? जो डाटा के जो वंस हैं
वो किस तरह रिप्रेजेंट किए जाएंगे, वंस की फॉर्म और होल्स की फॉर्म में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं जी? इनिएक फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि ये फुल फॉर्म्स भी आपने याद करनी है। और यहाँ पर जो इनिएक है, इनिएक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपने को ये पता होना चाहिए कि इनिएक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और इनिएक की फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसी तरह यूनिवेक की फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स और फुल फॉर्म्स हैं ये भी आपने याद करनी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे चलते हैं हम जी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का जो पीरियड है वो है 1956 टू 1963। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो ट्रांजिस्टर्स थे। ट्रांजिस्टर्स की ये जो शेप है आपके पास यहाँ पर ये पिक्चर है, ये आपको नज़र आ रही है, ये ट्रांजिस्टर्स कहलाते हैं। और कंप्यूटर यहाँ पर फास्ट भी बन गए, पहले से स्मॉलर भी हो गए और चीपर सस्ते भी हो गए। जो फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर्स थे उसके मुकाबले में यहाँ पर कंप्यूटर तेज़ भी हो गए और छोटे भी हो गए साइज़ में, और उसके अलावा सस्ते भी हो गए। और लैंग्वेज यहाँ पर जो यूज़ हो रही थी वो कौन सी जी? असेंबली लैंग्वेज हो रही थी और फोर्ट्रान हो रही थी। तो ये वहाँ पर मशीन लैंग्वेज हो रही थी यूज़ प्रोग्रामिंग के लिए, और यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज और फोर्ट्रान यूज़ हो रही थी। और यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज किस तरह थी जी? मैग्नेटिक कोर होता था यूज़, और इनपुट के लिए पंच कार्ड ही यूज़ होते थे। और ये जो कंप्यूटर्स थे ये कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग यूज़ के लिए यूज़ होते थे। इन कंप्यूटर्स की एग्जांपल क्या है? IBM 7094 एंड IBM 1401। ये नाम हैं इन दो कंप्यूटर्स के, ये भी आपने याद करने हैं। इससे रिलेटेड भी MCQs आ सकता है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर्स की एग्जांपल बताएं। आगे चलते हैं जी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का पीरियड है 1964 टू 1971। टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हो रहे थे, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ICs। ठीक है, और IC ये है पिक्चर IC की, इसको हम कहते हैं IC। IC मीन्स एक छोटा सा सर्किट। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, और ये ज़्यादा और फास्ट हो गए और स्मॉलर हो गए और चीपर हो गए एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही थी वो कौन सी जी? हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पास्कल एंड कोबोल। ठीक है, ये पास्कल ये एक लैंग्वेज का नाम है, कोबोल भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज का नाम है। और यहाँ पर इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज़ होना शुरू हो गए और आउटपुट के लिए मॉनिटर। तो ये इससे रिलेटेड भी MCQs बन सकता है कि जी थर्ड जनरेशन ऑफ कीबोर्ड और मॉनिटर कौन सी जनरेशन में यूज़ होना शुरू हुए थे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए जी यहाँ पर। और ये कंप्यूटर्स डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए और इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए यूज़ होते थे। और इसके एग्जांपल्स हैं IBM 360 एंड IBM 370। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पीरियड है 1971 टू प्रेजेंट, यानी कि 1971 से लेकर अभी भी हम उसी जनरेशन में चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है जी? माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आ गए, और ये आपके पास एक छोटी सी चिप आ गई जिसके ऊपर आपका प्रोसेसर है। यहाँ पर कंप्यूटर मोर फास्टर और स्मॉलर और चीपर हो गए, और सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ यूज़ हो रही हैं अभी, रैम और रोम। रैम और रोम ये दो मेमोरीज़ होती हैं जो इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इनको हम डिटेल में आगे हमारा टॉपिक आएगा हार्डवेयर में, वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक स्टोरेज यूज़ होती है जी। यहाँ पर लैंग्वेजेस जो यूज़ हो रही हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++, जावा। ठीक है, और ये
बहुत ज़्यादा चीप हैं, सस्ते हैं, तो इसलिए हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं। जैसे ये आज का दौर है, जैसे 4th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आज का दौर है। और यहाँ पर आपको पता है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो हर जगह पे, हर घर में कंप्यूटर है, और हर एप्लीकेशन में, हर जगह पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ना वो उसकी इन्वेंशन हुई 1971 में, जब माइक्रो प्रोसेसर आया तो वहाँ पर आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की इन्वेंशन हो गई, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GUI। ठीक है, इससे रिलेटेड MCQs भी जो प्रीवियस टेस्ट आए हैं उनमें ये MCQs भी था उसमें। तो GUI की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, या जनरेशन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी में GUI जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो एग्जांपल्स इस जनरेशन में हमारे पास क्या हैं जी, एप्पल मैकिंटोश एंड IBM PC। उसके बाद हमारे पास 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ये अभी प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड, यानी कि आने वाला दौर है। अभी से लेकर आने वाले दौर की भी हम बात कर रहे हैं कि इस पर अब काम हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट है, इसमें एक्सपेरिमेंटल, जिसको कहते हैं तजर्बाती दौर में गुजर रही है। भी है, बन गई है, चीज़ें बन रही हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी कौन सी है जी, इस पर क्या चीज़ है, ये इसमें आ जाता है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि फ़िज़िकल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर वाइज हम इसको कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिला के एक चीज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से बिल्कुल ज़ाहिर है, आर्टिफिशियल मींस मसनूई, इंटेलिजेंस मींस जहानत। ठीक है, मसनूई जहानत, यानी कि चीज़ें ऐसी जो इंटेलिजेंट होंगी, ज़हीन होंगी, ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, आ जाएंगी, जो कि इंटेलिजेंट होंगी, ज़हीन होंगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी हमारे पास मिसालें अभी हैं, जैसे ड्राइवरलेस कार भी आजकल यूज़ हो रही है, उस पर भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इस तरह छोटे छोटे आपके कंपोनेंट हैं, जितने घर में यूज़ होने वाले कंपोनेंट हैं, वो आपके इंटेलिजेंट हो जाएंगे। तो ये दुनिया बिल्कुल चेंज होने वाली है। इस जनरेशन जब ये फुल फ्लो में आ जाएगी, तो हमारा जो हमारा रहन सहन, हमारी सोसाइटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अच्छा, विल कैपेबल ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड रीजनिंग। ये जो मशीन्स होंगी ये सेल्फ लर्निंग से खुद से सीखेंगी। जिस तरह बच्चा होता है तो चीज़ें जब एक्सपेरिमेंट्स करता है तो उससे सीखता है, तो ये इसी तरीके से ये जो जनरेशन में जो कंप्यूटर्स होंगे या मशीन्स होंगी, ये खुद से सीखेंगी और अपने रीज़न्स खुद से अपने रीज़न्स जो हैं वो आपको देंगी, या रीजनिंग करेंगी, या जिसमें डिसीजन मेकिंग होती है वो रीजनिंग की बुनियाद पर करेंगी। इसी तरीके से कंट्रोल्ड मशीन्स होंगी, जैसे रोबोट होते हैं जी। रोबोट बेसिकली ये 5th जनरेशन का ही पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से कैपेबल ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो ह्यूमन लैंग्वेज है, यानी कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो आप उनसे बात करेंगे तो आगे से वो आपको फुल रिप्लाई जिस तरह एक इंसान देता है, इसी तरीके से ये आपको रिप्लाई देंगी। ब्रांचेस ऑफ AI, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शॉर्ट फॉर्म है AI। ठीक है, तो इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जी, इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स। इसमें आप जस्ट इन नाम को याद कर लें, अगर इनकी डिटेल्स में हम जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो ये 5th जनरेशन की जो है, जो यहाँ आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये ब्रांचेज़ हैं। इससे रिलेटेड भी MCQs प्रीवियस टेस्ट में आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट वेज़ में। ठीक है, एक हम कंप्यूटर को कर सकते हैं टेक्नोलॉजी या टाइप ऑफ डेटा हैंडल्ड। टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो कौन कौन से हैं जी, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड।
और साइज़ के एतबार से भी हम कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें हम सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। इसी तरीके से मकसद के हिसाब से, पर्पज़ के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर भी हम कहते हैं और स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर भी हम कहते हैं। अब आगे हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जी कौन कौन से हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस करता है एनालॉग डाटा को, ठीक है। तो एनालॉग डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा जो कंटिन्यूसली चेंज हो उसको हम कहते हैं एनालॉग डाटा। ऐसा डाटा जो कंटिन्यूसली यानी मुसलसल चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं जी? एनालॉग डाटा। जैसे प्रेशर की वैल्यू है, टेम्परेचर है, वोल्टेज है, स्पीड है और वेट है। तो ये जो डाटा होता है ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली चेंज होगा। ऐसे नहीं होगा कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से डायरेक्ट 60 डिग्री हो जाएगा। ये कॉन्टीन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर 6 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं एनालॉग डाटा। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं जी? इसमें स्पीडोमीटर ऑफ अ कार, जो कार का जो स्पीडोमीटर होता है, तो आपने वो देखा होगा तब जब गाड़ी हम चला रहे होते हैं तो जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो आहिस्ता 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 वो चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि वो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पे चला गया, नहीं, वो उसमें कॉन्टीन्यूस चेंज आ रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं एनालॉग डाटा। और स्पीडोमीटर जो है कार का वो एक एनालॉग कंप्यूटर आप उसको कह सकते हैं। इसी तरीके से एक वोल्ट मीटर है, वो वहाँ पर जो वोल्ट चेंज हो रहे होते हैं वो भी इसी तरीके से हमारे पास कॉन्टीन्यूस चेंज हो रहे होते हैं। तो वोल्ट मीटर भी एक एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर की। इसी तरीके से डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म आपके यूज़ के लिए आ गई। जैसे हम पहले बात कर रहे थे मशीन लैंग्वेज की या डिस्क्रीट सिग्नल्स की या डिस्क्रीट वैल्यूज़ की, उसमें वैल्यूज़ कितनी है जी? 2 हैं, 0 एंड 1। तो जो 2 नंबर सिस्टम है ये, इसमें नंबर्स कितने हैं? 2। तो उसके लिए हम वर्ड कौन सा यूज़ करते हैं? बाइनरी नंबर्स, ठीक है। बाय मीन्स टू, नरी मीन्स नंबर्स। ये एक वर्ड बनता है बाइनरी। बाइनरी मीन्स ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 नंबर्स हों, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स में जी कौन सा नंबर सिस्टम है यूज़ होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है, वो है 0 एंड 1। और इसकी एग्जांपल क्या है जी? ये आमतौर पे डिजिटल कंप्यूटर्स घरों में यूज़ होते हैं, ऑफिसेस में, बिज़नेस में, और ये जितने भी यानी कि हमारे पास ये कंप्यूटर्स हैं जो हमारे एक्चुअल कंप्यूटर्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, तो ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी हैं जो कॉम्बिनेशन है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के। तो इसमें क्या होता है जी? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होती है। यानी कि उसको डाटा जो कंप्यूटर को मिल रहा है वो अगर एनालॉग मिल रहा है तो वो एनालॉग से एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो एनालॉग डाटा को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल में। तो साथ में ही हमारे पास डिजिटल वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही होती है, ठीक है। हमें डिजिटल वैल्यू मिल रही है, उसको कन्वर्ट करके एनालॉग में भी डिस्प्ले कर रहा होता है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट आइदर एनालॉग और डिजिटल, इसमें इनपुट और आउटपुट या तो एनालॉग होती है या डिजिटल होती है। तो उसमें फिर कन्वर्टर लगा होता है जो हम कन्वर्ट करके हमें वैल्यू डिस्प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू साइज़ हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सुपर कंप्यूटर, जो साइज़ में सबसे बड़ा होता है, स्पीड में सबसे तेज़ है, ठीक है, और सबसे महंगा है, ठीक है। ये सबसे टॉप लेवल का कंप्यूटर होता है, इसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। और ये यूज़ कहाँ पर होते हैं जी? साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे एरोडायनामिक्स है, डिज़ाइन सिमुलेशन है, प्रोसेसिंग ऑफ जियोलॉजिकल डाटा है, वेदर फोरकास्टिंग और न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं। तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं। इसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हाई लेवल पे जो होती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग होती है, सिर्फ वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं वो
मल्टी यूज़र हैं और मल्टी प्रोसेसर हैं। मल्टी यूज़र मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको बहुत सारे यूज़र एक ही वक्त में यूज़ करें, उसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र, ठीक है। और मल्टी प्रोसेसर मतलब एक ही सीपीयू के अंदर, एक ही बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हों, उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। ये भी एक्सपेंसिव होते हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए इनको इंस्टॉल करने के लिए और इनको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन एक्सपेंसेस लेस एक्सपेंसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर से कम महंगे हैं, स्लो भी हैं और साइज़ में भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे ये यूज़ होते हैं बैंक्स में और बड़ी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर से पावरफुल होते हैं। ये यहाँ पर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है जी, और मल्टीपल यूज़र कनेक्ट करते हैं थ्रू टर्मिनल्स। यानी कि जो टर्मिनल्स ऐसी जगह होती है, यानी कि जो यूज़र बैठा हुआ है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उसके पास सिर्फ मॉनिटर होता है और कीबोर्ड होता है, उसके पास सीपीयू नहीं होता। सीपीयू एक ही मेन होता है, वो जाके उसके साथ वो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स आमतौर पर नेटवर्क सर्वर्स के तौर पर और इंटरनेट सर्वर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हैं जी डेक और डेकवेक्स और IBM AS400। इसके रिलेटेड भी MCQs जो है प्रीवियस टेस्ट में ही आ चुका है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, आप इसको याद करेंगे, ये आपको बहुत हेल्प देंगे। उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज़ नोन एज PC, ठीक है। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर, ये सारे के सारे क्या हैं जी, माइक्रो कंप्यूटर। इनको हम PC भी कहते हैं। ये चीपेस्ट हैं, सबसे सस्ते हैं, फास्टर हैं और इंडिविजुअल यूज़ के लिए हैं, यानी कि सिंगल बंदे के यूज़ के लिए हैं ये। और ये किस लिए यूज़ होते हैं जी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इलस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। और अगर इसका हम नेटवर्क बना लें इन कंप्यूटर्स का, तो फिर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें लगते हैं। तो ये है हमारा अकॉर्डिंग टू साइज़। उसके बाद हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू पर्पज़। अकॉर्डिंग टू पर्पज़ हमारे पास एक तो हम कहते हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स जो आम तौर पर हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, PCs जिसको हम कह लें, वो क्या हैं जी, वो हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स हैं। उस पर हम वर्ड प्रोसेसिंग कर लेते हैं, पेरोल्स, अकाउंट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस करते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो आम PCs हैं वो क्या कहलाएंगे जी, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहलाएंगे। उनकी एग्जांपल्स में भी आपके पास क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल फ़ोन, ये हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहलाते हैं। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स कौन से हैं जी, वो स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनका काम होता है एक ही काम उन्होंने करना होता है, ठीक है। वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी उनको हम कहते हैं। उनकी एग्जांपल क्या है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल है, नेविगेशन सिस्टम होता है गाड़ियों में लगा हुआ है, ठीक है। अब वो एक कंप्यूटर ही है लेकिन उसका काम है सिर्फ नेविगेशन करना। इसी तरीके से सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर लगा हुआ है, बज़ाहिर हमें वो नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पर एक होता है, वहाँ पर CPU होता है जो उसको प्रोसेस कर रहा होता है, तो उसका काम है सिर्फ सिग्नल को कंट्रोल करना। और इसी तरीके से वेदर फोरकास्टिंग है, एविएशन कंट्रोल है, या ATM मशीन है। अब ATM मशीन में आपने तो जाके कार्ड डाला और पिन दिया और अपने पैसे निकाले, लेकिन पीछे वहाँ पर एक मशीन लगी हुई है। वो मशीन बेसिकली उसके अंदर पूरा एक CPU है, सारा कुछ सिस्टम है, वो असल में वो कंप्यूटर ही है, लेकिन वो स्पेशल कंप्यूटर है जिसको हम कहते हैं ATM। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। हमारा होमवर्क है, जो जितने भी की पॉइंट्स हैं वो आपने याद करने हैं, और इसके साथ में आपको MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आपने याद करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।